देखिए, हम सबको पता है कि 12th के पेपर बिल्कुल हमारे पास में हैं और उस हिसाब से हम रिवीजन कर रहे हैं इसका। थोड़े से टाइम में पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है और उसके बाद आपके पास असाइनमेंट है, बुक्स है, सैंपल पेपर है, उन सब से हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो पार्टनरशिप, रिटायरमेंट और डेथ से बात करते हैं कि पार्टनरशिप में रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है तो अकाउंटिंग कैसे करते हैं। वैसे आप ये मानकर चलिए, डेथ और रिटायरमेंट में 1-2% का फर्क है, बाकी सारा काम एक ही तरीके से करना होता है। जब भी रिटायरमेंट होगी या डेथ होगी तो हमें पार्टनर का, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, उस पार्टनर का हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि उस पार्टनर को, पहले हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस पार्टनर को क्या पैसा हमने देना है। तो उस पार्टनर की जो बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है वो कैपिटल हमने उसको देनी है, उसकी गुडविल का हिस्सा देना है। देखिए, गुडविल का मतलब होता है कि मेहनत करके नाम कमाया। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने भी कुछ साल मेहनत करी और नाम कमाया, तो उसे भी गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए। केवल गुडविल नहीं, हर टाइप की एसेट का हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो फर्नीचर है, कोई सी भी एसेट है उसमें से उसे हिस्सा मिलना चाहिए। अब होता क्या है कि सभी एसेट में हिस्सा उसे मिल जाता है, उन सभी एसेट में हिस्सा मिल जाता है जो एसेट बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है। लेकिन अगर कोई एसेट बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखी हुई है तो उसका हिसाब किताब हमें अलग से लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग गुडविल का हिसाब अलग से लगाते हैं, क्योंकि वो बैलेंस शीट में लिखी हुई नहीं है। अगर वो बैलेंस शीट में लिखी हुई है तो अगर बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू पर कोई भी एसेट है, उसके लिए हमें अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। इवन गुडविल भी अगर मान लिया 5 लाख है और 5 लाख की बैलेंस शीट में, हमें इसका कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो कैपिटल है वो सभी एसेट और लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। हमें गुडविल का ट्रीटमेंट केवल इसलिए करना होता है क्योंकि या तो बुक में है नहीं, या बुक में है तो सही वैल्यू पर नहीं है, और सही वैल्यू पर नहीं है तो और एसेट की तरह है, उसे रीवैल्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा करने से मना करता है। उसको रिवैल्यूएशन पर सभी एसेट और लायबिलिटी में जो रिवैल्यूएशन होगा उसका प्रॉफिट और लॉस का शेयर दिया जाएगा। अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस है उसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, उसका हिस्सा मिलेगा उसको। और ड्राइंग्स उसके अकाउंट में से काट लिया जाएगा जितना भी उसने ड्राइंग किया है। उसके अलावा उसे सैलरी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने उससे चार्ज करना तो चार्ज किया जाएगा रिटायरमेंट की डेट तक। तो ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। तो मेनली बात क्या है, हमें इन सारी चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि ये देखना है कि रिटायरमेंट पर कौन कौन से पार्टनर को गेन हो रहा है और कौन कौन से पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि जो पार्टनर जा रहा होता है वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है और बचे हुए पार्टनर्स गेन करते हैं। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल केस में ऐसा भी हो जाता है कि जो पार्टनर बचे हुए हैं उनमें से भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर ले। लेकिन सभी पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो बचे हुए का ओवरऑल पार्टनर्स का तो शेयर इंक्रीज ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, 40%, 40% और 20%। अब सी जा रहा है तो अब सी का 20% ए बी को मिलेगा, है ना। तो ए बी का जहां टोटल मिलाकर पहले 80% शेयर था वो अब 100% शेयर हो जाएगा, क्योंकि शेयर 100% होगा तो बढ़ेगा किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है इनका 50-50 हो जाए। तो दोनों ने +10% और +10% किया, दोनों ने गेन करा, तो गेन दोनों ने 10-10% इक्वल करा, तो गेनिंग रेशियो इक्वल हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि ए का शेयर 60% हो जाए, बी का 40% ही रहे। इसका मतलब पूरा का पूरा गेन ए ने करा, बी ने गेन करा ही नहीं। और ये भी तो हो सकता है कि ए का शेयर 70% हो जाए और बी का 30% हो जाए, कि ए ने 30% गेन कर लिया और बी ने 10% सेक्रीफाइस कर दिया, सी ने तो 20% सेक्रीफाइस किया ही है क्योंकि वो जा रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन
अब क्या होता है कि हमें जैसे ऐसा दिया है 2:2:1 का रेशो और सी जा रहा है तो कुछ भी नहीं बोला, तो इसका मतलब जो गेनिंग रेशो है वो ए और बी का गेनिंग रेशो वही है जो इनका आपस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। इसका मतलब 2:2 मतलब 1:1 आपस में इनका ओल्ड रेशो भी था और गेनिंग रेशो भी 1:1 है, तो नया रेशो भी 1:1 ही होगा। तो हमारे लिए अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो बहुत सिंपल है, जो जा रहा है उसे छुपा लो, बचा क्या 1:1, तो गेनिंग रेशो भी 1:1, न्यू रेशो भी 1:1। अगर कुछ नहीं कहा, अगर कुछ बोल रखा है कि कौन कितना गेन कर रहा है, तो हमें पता ही है कि गेन करने के लिए अगर हमें नया रेशो दे दिया, सपोज पुराना रेशो दे दिया, नया रेशो दे दिया, तो नए शेयर में से पुराना शेयर लेस करेंगे तो पता चल जाएगा किसने गेन करा, प्लस आएगा तो माइनस आएगा तो सेक्रीफाइस किया। इसी तरीके से हम लोग आराम से देख लेंगे। कुछ नहीं कहा तो देखो ए ने रिटायर हुआ, 3:1 का रेशो है तो ए को छुपा लो, तो बचा क्या 2:1। बी और सी का रेशो 2:1 है, गेनिंग रेशो भी 2:1 है। बी रिटायर होगा तो बी को छुपा लो, तो क्या बचेगा 3:1। सी जा रहा है तो सी का शेयर हटा दो, तो 3:2। तो ये बहुत सिंपल है अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो। अगर कुछ दिया है तो वो बात अलग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं गुडविल की। गुडविल जितना बच्चों को मुश्किल लगता है एडमिशन पर, रिटायरमेंट पर, ये उतना ही ज्यादा आसान है। मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं जिससे 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी टेंशन के। आपको अगर गुडविल सही वैल्यू पर बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रही है, सही वैल्यू क्या है, नई वैल्यू या तो क्वेश्चन में दे रखी होगी या एक आपने पढ़ा था चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, उस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, या तो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज या सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। अगर उसी वैल्यूएशन पर गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, उससे ज्यादा दे रखी है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि आप गुडविल को रेज नहीं कर सकते, बिना खरीदे डाउन कर सकते हो। तो अगर मान लिया बैलेंस शीट के अंदर गुडविल ज्यादा है, 1 लाख है, हमने वैल्यूएशन करी 80,000, बैलेंस शीट में 1 लाख है, कम करना है तो कम कर सकते हो, 20,000 कम कर दो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकते। क्योंकि हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा स्टेप है। स्टेप नंबर 1, जो पुरानी गुडविल है उसे राइट ऑफ कर दो, क्योंकि वो सही नहीं है, उसे बढ़ा सकते नहीं है। जैसे बैलेंस शीट में गुडविल सपोज दे रखी है 20,000 और एक्चुअल वैल्यू है इसकी 50,000, तो 20,000 से 50,000 करने के लिए 30,000 गुडविल की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करता है। तो जब हम इसे इंक्रीज कर ही नहीं सकते और 20,000 वैल्यू ठीक नहीं है, तो इससे अच्छा इसे दिखाओ मत, इसे राइट ऑफ कर दो। तो सबसे पहला स्टेप है कि बैलेंस शीट के अंदर कोई भी गुडविल दे रखी है उसे राइट ऑफ कर दो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड पार्टनर मतलब सभी पार्टनर्स में, एबीसी पार्टनर है, सी जा रहा है तो एबीसी तीनों में पुरानी गुडविल पुराने रेशो में राइट ऑफ कर दो। गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है उसे क्रेडिट कर दो, पुराने पार्टनर्स को डेबिट कर दो, एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू गुडविल। ऐसा करने से गुडविल बैलेंस शीट से गायब हो गई। अब कोई एसेट है ही नहीं, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं है, असली में है, उसका शेयर हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ेगा, उसका बेनिफिट हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ेगा। रिटायरिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। कहां से बेनिफिट लेंगे, गेनिंग पार्टनर से। किसको बेनिफिट देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो बच्चों ये एंट्री आप हमेशा ध्यान रखिए, ये एंट्री एक अनरिकॉर्डेड असेट की एंट्री है। ये एंट्री मैंने आपको एडमिशन में भी सिखाई थी, जब नया पार्टनर कैश में गुडविल का अमाउंट नहीं लाता है तो भी हमने ये एंट्री देखी थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अब भी देख रहे हैं। कुछ टीचर इसे समझाते हैं कि भैया जो जा रहा है पार्टनर वो बच्चे टू रिटायरिंग पार्टनर और डेबिट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर को। बिल्कुल गलत एंट्री है, क्योंकि कई बार रिमेनिंग पार्टनर में भी कोई सैक्रिफाइस कर देता है। तो आपको एंट्री हमेशा याद रखनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उसे डेबिट करिए, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करिए, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है या रिमेनिंग पार्टनर में से भी कोई सैक्रिफाइस कर रहा है उसे आप क्रेडिट कर दीजिए। कई बार गुडविल का शेयर बता नहीं रखा होता है हमें,
कि भैया कितना शेयर है, कितनी गुडविल है, कुछ नहीं बताया, तो वो हिडन गुडविल होती है। कैसे हिडन गुडविल होती है? हमने सपोज रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाला 50,000 और क्वेश्चन में बोल रखा है कि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 60,000। अब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 50 है और आप उसे दे रहे हैं 60,000, तो 10,000 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? वो हिडन गुडविल के लिए आप उसको दे रहे हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज बिल्कुल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और एडमिशन की तरह है। जैसे वहां पर हमने रीवैल्यूएशन किया था वैसे ही यहाँ पर रीवैल्यूएशन करना है। असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट कर देंगे, असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है क्रेडिट कर देंगे, लायबिलिटी प्रोविजन इंक्रीज होता है इनका क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट कर देंगे, लायबिलिटी प्रोविजन कम हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, और दूसरा अकाउंट जो होगा उसका नाम रीवैल्यूएशन होगा या उसको हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बोल सकते हैं। तो हमारी एसेट इंक्रीज होगी तो एंट्री हो जाएगी एसेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन या एसेट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, और फाइनली जो भी एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होगा सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पुराने रेशो में पुराने पार्टनर्स। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई बैलेंस शीट में प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है तो उसका क्या करेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर के समय का प्रॉफिट कमाया हुआ है जो अब तक बांटा नहीं है तो अब बांट दीजिए, लॉस नहीं बांटा तो लॉस भी बांट दीजिए, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स सभी पार्टनर्स को पुराने रेशो में क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी undistributed profit debit whether it is in the name of P&L, general reserve, workman compensation fund or any other reserve against which there is no liability। कोई liability नहीं है तो हम उनके सबको बांट देंगे, और अगर लॉस है तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और लॉस क्रेडिट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि आपको असेट लायबिलिटीज को पुरानी वैल्यू पर ही कंटिन्यू करना है, उनकी वैल्यूएशन में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि बैलेंस शीट में ओल्ड फिगर पर ही एसेट लायबिलिटी दिखाई देनी चाहिए, या ऐसा लिखा है कि हमें बुक वैल्यू में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, तो हमें ये काम करने के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 कि हम लोग वर्किंग नोट में पता लगाएं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है रीवैल्यूएशन पर। अब ये कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, जब भी लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो प्रॉफिट होता है, तो इन सबको प्लस करते जाओ। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो लॉस होता है, जब भी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो लॉस होता है, इन सबको लेस करते जाओ। फाइनली प्लस आंसर आएगा तो प्रॉफिट है और माइनस आएगा तो लॉस है। तो वर्किंग नोट में पता लगा लो कि रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, और इसके लिए भी वही एंट्री है जो गुडविल के लिए है। अगर प्रॉफिट होगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। गेनिंग डेबिट कह रहा हूं तो गेनिंग रेशो में डेबिट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट तो सैक्रिफाइस रेशो में क्रेडिट हो जाएगा, और लॉस के लिए रिवर्स एंट्री बना देंगे। रिवर्स का मतलब सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। यहीं पर एक तो ये मेथड है हमारे पास, एक मेथड होता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन का, वो नहीं पूछा जाता है जनरली, शायद वो कोर्स में भी नहीं है ना। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन मेथड एक और होता है, उसे हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कोर्स में नहीं है। अब ये सारा काम करने के बाद फाइनली हमें पता चल जाएगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे हमने क्या पेमेंट करना है। अब वो पेमेंट हम उनको एक साथ भी कर सकते हैं, हाथों हाथ, हम उनको फ्यूचर के लिए भी टाल सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा पेमेंट उसको अभी कर दे, बाकी कुछ इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे उसको पेमेंट कर दे। तो ऐसा करने के लिए हम लमसम में भी एक साथ पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसे पेमेंट करें, तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल टू बैंक उसे पेमेंट कर दीजिए।
अगर हम उसे इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो जो अभी पेमेंट कर रहा है तो वो पहले उसके लोन में जो अभी पेमेंट है वो पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस है वो लोन में ट्रांसफर कर देंगे। हर साल इस पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट टू लोन, और फिर लोन टू बैंक हर साल पेमेंट करते रहेंगे। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर हम सारी चीजों को इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं। यहाँ पर मोहित और केशव हैं, दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है और हमें बैलेंस शीट भी दी हुई है। बैलेंस शीट में गौर फरमाने की बात यह है कि जनरल रिजर्व दिया हुआ है जो कुछ नहीं कहने पे हमें अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एक गुडविल दी है, कुछ नहीं कहने पे इसे भी हमें राइट ऑफ करना होता है। केशव रिटायर हो रहा है, हमें देखना चाहिए जिस दिन की बैलेंस शीट है उसी दिन रिटायर हो रहा है या नहीं, तो सेम डे रिटायर हो रहा है। केशव मतलब दो पार्टनर में से ए और बी में से बी रिटायर हो रहा है। गुडविल की वैल्यूएशन बता रखी है, जनरल रिजर्व के लिए बता रखा है क्या करना है, फर्नीचर के लिए बता रखा है। मोहित ने डिसाइड किया है कि वो केशव की पेमेंट कर देगा, उसको एक फर्नीचर का पीस देगा, बाकी एनुअल इंस्टॉलमेंट देगा और इंटरेस्ट देगा। हमें केशव का कैपिटल अकाउंट बनाना है और लोन बनाना है जब तक कि लोन फाइनली सेटल ना हो जाए। हमसे कहा गया है केशव का कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो दूसरे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं बोला हमें, अदरवाइज हम दोनों पार्टनर का कॉर्नर फॉर्म में बना लेते। तो केशव्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। और हमसे कहा है लोन अकाउंट बनाइए। लोन अकाउंट में आपको डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा, नॉर्मल चाहे अकाउंट में मत बनाइए, लेकिन लोन के अकाउंट में आपको डेट का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये करते हैं, जो केशव का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसे नोट कर लेते हैं। बाय बैलेंस नोट डाउन। केशव का जो बैलेंस है वो 18,870 दिया हुआ है, तो उसके अकाउंट का बैलेंस नोट डाउन कर लिया। मैंने आपको गुडविल के लिए क्या समझाया था, सबसे पहले जो बैलेंस शीट की गुडविल है उसे राइट ऑफ कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, तो केशव के डेबिट में टू गुडविल आ जाएगा। ओल्ड रेशो में हम इसे राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशो इक्वल बोल रखा है, तो इसके अकाउंट में 1500 आ जाएगा। 3000 का 1/2, दो पार्टनर हैं, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अब नई गुडविल है 9000, तो हमने एंट्री बताई थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसका मतलब हमें क्या एंट्री बनानी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है, मोहित, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, केशव। तो एंट्री क्या बन जाएगी, हम वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं गुडविल के लिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केशव्स कैपिटल अकाउंट। और 1/2 है, 1/2 का मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहा है केशव वो अपना पूरा हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 4500 उसके हिस्से की गुडविल बनती है जो उसके अकाउंट में आनी चाहिए क्रेडिट में। तो यहाँ आ जाएगा बाय मोहित्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे गुडविल 4500। हमने इसको गुडविल का शेयर दे दिया। जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमें, जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बता रखा है। जनरल रिजर्व के लिए सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि जनरल रिजर्व का बैलेंस 20% डाउटफुल डेट्स के लिए मेंटेन करना है। तो 20% मतलब 2000 का 20% 400 रुपीज डाउटफुल डेट्स में रखना है, मतलब
जनरल रिजर्व से डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या एंट्री बन जाएगी, जनरल रिजर्व टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो एंट्री हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा 2000 से टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 420%, और बाकी जो बचा रह गया 1600 वो मोहित और केशव को ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो 1:1 है तो 800 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि हमें केशव का अकाउंट बनाना है तो केशव के अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व आ जाएगा 800। हम वर्किंग नोट लिख देते हैं क्योंकि वर्किंग नोट में मैंने पूरा इसको कैलकुलेट करके दिखा दिया। एक फर्नीचर है 2060 रुपीज का, वो अनरिकॉर्डेड है। अब अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, 2060 का है तो हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री बन जाएगी, वर्किंग नोट में दिखा देता हूं मैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फर्नीचर एसेट है तो डेबिट करेंगे 2060, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स में, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू मोहित टू केशव कैपिटल अकाउंट, तो 1:1 का रेशो है तो 1030 आ जाएगा। तो केशव के अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन 1030। मैंने आपको वर्किंग नोट में करके दिखा दिया बाय रिवैल्यूएशन, क्योंकि और कुछ तो है नहीं। 1030, ये हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। लास्ट में लिखा है मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर एंड द बैलेंस इन एनुअल। तो ये पीस ऑफ फर्नीचर इसको ही दे दिया, केशव को ही पेमेंट में दे दिया। तो जब केशव को हम फर्नीचर देंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे, केशव कैपिटल टू फर्नीचर, तो उसको फर्नीचर की पेमेंट कर दी, 2060 के फर्नीचर की पेमेंट कर दी। बाकी इंस्टॉलमेंट में है तो टोटल कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका टोटल कितना आ रहा है। 25,200 इसके कैपिटल अकाउंट का टोटल आ रहा है, इसमें से 1500 और 2060 माइनस होने के बाद 21,640 बैलेंस आया। तो 21,640 इसके लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर हमने इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अब हम यहां पर पेमेंट करते हैं। यहां लिखा है कि 8,000 रुपए की एनुअल इंस्टॉलमेंट है और 5% का इंटरेस्ट अलग से है, अलोंग विद इंटरेस्ट। और हम जब तक अकाउंट बनाएंगे जब तक फाइनली ये अकाउंट क्लोज ना हो जाए। तो केशव के लोन में हमने 1 अप्रैल 16 को आ जाएगा बाय केशव्स कैपिटल अकाउंट 21,640। फिर ईयर एंड में हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट है 21,640, इसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट लगेगा 1,082 रुपीज। तो 31 मार्च को पेमेंट हो जाएगी। 8,000 की इंस्टॉलमेंट है और 1,082 का इंटरेस्ट है।
तो 9082 की पेमेंट हो जाएगी, बाकी बैलेंस आ जाएगा 22,722 टोटल। इसमें से 9082 की पेमेंट और 13,640 का बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा 1 साल बाद, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 13,640 का 5%, 682 पेमेंट होगी बैंक अकाउंट 8,000 प्लस 682, 8,682 पेमेंट हो जाएगी, बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, $14,322 टोटल और पेमेंट 8,682, 5,640 बैलेंस आ गया। 1,418 को बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 5,640, 31 मार्च को इस पे इंटरेस्ट लगेगा 282। अब ये जो इंटरेस्ट के साथ मिलाकर ये अमाउंट है ये 8,000 से भी कम है, क्योंकि 8,000 रुपीज से भी कम अमाउंट है तो हम पूरी यही अमाउंट पेमेंट देकर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया जिसके अंदर हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाया और हमने लोन का अकाउंट भी बनाया जब तक उसकी पेमेंट पूरी नहीं हो जाती। तो अगर हम बात करें कि भैया कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है अगर, क्योंकि इस बार तो कैपिटल एडजस्टमेंट हमारे 12th के कोर्स में नहीं आ रहा है, तो यहीं तक है हमारा रिटायरमेंट। तो देखेंगे हम इतने कम समय में हमने पूरे के पूरे रिटायरमेंट का रिवीजन किया और एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया।